फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो लक्ष्मीकांत का हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 किया था कल। तो आज मैं उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ और आज हम इसके नेक्स्ट जो हुआ था एक्ट जो पास हुआ है हम वो करेंगे, ठीक है। तो हमने इसके फीचर्स कर लिए थे कल। आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया एग्जीक्यूटिव काउंसिल और उसके 4 मेंबर्स, और फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वार्न हेस्टिंग था, और बॉम्बे मद्रास के जो गवर्नर्स थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर थे, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट जैसे हमने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट हुई 1774 में एस्टेब्लिशमेंट होती है, और एक चीफ जस्टिस प्लस 3 जजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्वेंट्स वर कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, गिफ्ट्स ब्राइब्स बिल्कुल अलाउड नहीं थे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि वो खुद रिपोर्ट्स बनाएं और उन ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाद में पहुंचाएं, ठीक है। सो दिस वाज ओवरऑल अबाउट द this regulating act of 1773. So next we are coming to amending act of 1781. So by the name we know that what is amending act of 1781 is कि 1773 में कुछ और changes लेके आए थे, तो इसलिए amending रखा गया है। amending means to change few जो things out of it, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या क्या था। तो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जैसे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अमेंडिंग एक्ट पास किया, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि सेटलमेंट मीन्स कि परमानेंटली सेटल्ड होने की बातें होनी शुरू हो गई, ठीक है, कि परमानेंट अपना कब्ज़ा कैसे किया जाए ऑन इंडिया। सो दैट वाज अ मेजर प्लान ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, जो मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, दे वर ऑल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि गवर्नर जनरल, अब यहाँ से क्या होता है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे वर ऑल आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, दे वर नॉट आंसरेबल टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एंड जो सर्वेंट्स थे दे वर ऑल्सो आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए इसमें सेटलमेंट में, ठीक है। उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखो अब देखो रेवेन्यू मैटर्स में, ठीक है, रेवेन्यू मैटर्स में और मैटर्स राइजिंग आउट ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। अब देखो ना आप कि रेवेन्यू, अब वही फिर आपको मैं बताऊंगी बाद में इसके बारे में कि रेवेन्यू जो है वो कलेक्शन बहुत ही फोर्सफुली हो रही थी, बहुत इलीगल वे में हो रही थी, ठीक है, क्योंकि ऑल वर एक्सक्लूडेड आउट ऑफ द रेवेन्यू मैटर्स, तो दे वर ऑल कंडक्टिंग इट इन इलीगल मैनर्स, ठीक है। सो इलीगल वे में वो दे वर ऑल कलेक्टिंग रेवेन्यूज़, ठीक है, तो उनको कोई बोलने वाला नहीं था। फिर अब ये यूजुअली ना मोस्टली ये जो है ये बात सारी की सारी ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड ही है, ठीक है। आप ये याद रखना कि ये जो एक्ट है, दिस एक्ट जो अमेंडमेंट है एक्ट, तो ये वाला एक्ट इज़ स्पेसिफिकली फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स jurisdiction. The Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabiting Calcutta, and it also required the court to administer the personal law of the detendants. So सुप्रीम कोर्ट, जितने भी सुप्रीम कोर्ट है वो ओवरऑल जो था वो जो उनका हैव, okay, Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta. तो सो कैलकटा में जितने भी कंडक्ट्स थे वो सब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर थे, ठीक है। एंड इट ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड द पर्सनल लॉ ऑफ डिटेंडेंट्स, ठीक है, जैसे
हिंदू के लिए अलग था, ठीक है। दे वर अकॉर्डिंग टू देयर हिंदू लॉज। जो मुस्लिम के कंडक्ट से दे वर अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदीन लॉज, शरिया और सुन्नी, ठीक है। सो सुन्नी है और शरिया जो भी उनके अपने लॉज हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके अपने लॉज थे, और हिंदूज़ को अपने अकॉर्डिंगली उनके लॉज थे, ठीक है। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, इट लेड डाउन द प्रोविंशियल कोर्ट, ठीक है। जो नीचे अपने जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट्स वहाँ पे स्टार्ट की, एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थे, ठीक है, दे हैड जुरिस्डिक्शन ओवर द प्रोविंशियल कोर्ट। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एक ये देखिए, तो इसमें क्या है कि जो यस यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। सो यहाँ पे ये देखिए कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे उनमें कोई भी वो जो अपील करते थे दैट डायरेक्टली गोज़ टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि प्रोविंशियल में अगर प्रोविंशियल लेवल प्रिंसली स्टेट्स में अगर कुछ हो रहा है तो दे वुड go directly to the governor general in council instead of going to the supreme court. So supreme court had no jurisdiction. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल अपने हाथ में प्रिंसली स्टेट्स को लेने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज somehow trying to control over the provincial states and princely states, ठीक है। तो यही कह सकते हैं हम सीधा सीधा, राइट। उसके बाद गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविजंस। फिर से वही बात कि गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के हाथ में था कि वो सारे रेगुलेशंस एंड रूल्स जो हैं वो प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स के लिए बनाए। सो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। बिसाइड्स दैट वैसे सारे इम्पॉर्टेंट हैं, बट ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ में अच्छे से ध्यान देना है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि प्रोविंशियल कोर्ट्स जो थे दैट वर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। दे वर नॉट अंडर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान देना है। चलिए, ये हमने रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। So Pitt's India Act of 1784. So Pitt's itself we know कि what can be Pitt's means, ठीक है, गड्ढा। तो गड्ढा खोदा है इन्होंने फॉर इंडियंस, ठीक है। तो हाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें की हैं जिससे जो ऑलमोस्ट सारी पावर्स है वो ईस्ट इंडियन कंपनी के हाथ में आनी शुरू हो गई, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे उन्होंने कमर्शियल, ठीक है, कुछ कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस, ठीक है, उनमें डिस्टिंग्विश करना शुरू कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो क्या उनको कुछ नॉर्मली उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी, और जो हमारे ये मिलिट्री सिविलियन और ये सब फंक्शंस थे उनकी सबकी रिपोर्ट बनाने के लिए बोली थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, दे स्टार्टेड डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। तो क्या हुआ, पहले तो ऑलरेडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको बोला गया कि आप जो मिलिट्री अफेयर्स और वो सब रेवेन्यू वगैरह उसकी रिपोर्ट बना के हमें भेजो, ठीक है। अब क्या हुआ, उनको सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स के लिए रख लिया, ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो पहली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया अलग से, जो पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब पॉलिटिकल अफेयर्स में तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स भी आता है सब, ठीक है। सो कमर्शियली जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था, और जो ये वाला था पॉलिटिकल वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, ठीक है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जब अलग बॉडी बन गई,
ठीक है। तो उनको जो बॉडी है उनको बहुत ही माइन्यूटली हर चीज़ को कंट्रोल करने की जो पावर है वो दे दी। अब हम आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें ये बोला जा रहा है, दिस पॉइंट नंबर थर्ड, कि उनको क्या, अब ये देखा जाएगा कि यहाँ पे उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई, ठीक है। सो उनको सुपरवाइज़ किया गया, supervise sorry they were empowered to supervise and direct control of all the operations of civil and military government of और revenues, ठीक है। अब ये देखो आप बड़े ध्यान से, ठीक है। सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को तो बोल दिया कि आप कमर्शियली अपना सारा कंट्रोल करें, जो कमर्शियल ट्रेडिंग वगैरह ऑल ऑफ दैट। बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को सिविलियन, मिलिट्री, रेवेन्यू सब दे दिया। सो दिस वाज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट सिटिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये होगा ना डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडियंस हो गया, ठीक है। क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग से एक बॉडी बना के और उनको सब सिविल मिलिट्री उनको दे दिए, सारे के सारे उनको हक दे दिए। अब वो क्या था, सारे ऑपरेशंस, पहले क्या था सिर्फ रिपोर्ट तैयार करनी थी, अब क्या है ऑपरेशंस, ग्राउंड लेवल पे ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, फंक्शंस भी कर रहे हैं रिगार्डिंग सिविल, मिलिट्री, ठीक है, रेवेन्यू। सो ये सब फंक्शंस भी वो ही करेंगे, ठीक है। उनको सुपरवाइज भी करेंगे और उनको डायरेक्ट भी करेंगे। सो ओवरऑल कंट्रोल जो आ गया था दैट वाज अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और ये सब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स, अब वो डायरेक्ट ब्रिटिश अपॉइंट कर रहा था, ठीक है। वहाँ से ब्रिटिशर्स वहाँ से भेज के यहाँ पे इंडिया में उनको सेटल कर रहे थे और उनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं वो बना रहे थे। अब आगे ये भी आएगा कि ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स कौन कौन है, डायरेक्टर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स कौन से हैं। सो ये सब इसमें आएगा, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि क्या कुछ है। सो नेक्स्ट आता है, सो ये देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ठीक है। कई बार अगर आप आगे मेंस की, अगर किसी कोई भी मेंस की तैयारी कर रहा है तो वो सिग्निफिकेंस भी देख ले कि सिग्निफिकेंस क्या है। सो यहाँ पे ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेटलमेंट एक्ट, क्योंकि दिस वाज कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशन, ठीक है। फर्स्ट टाइम दिस वाज कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशन, ठीक है। और सेकंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही सब आ गया था, ठीक है। और जितने भी कंपनी के अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब क्या आ गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। सो दिस वाज वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो दैट्स वाई ये वाला जो इसका सिग्निफिकेंस है बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन में काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो एमसीक्यूज़ आपके 2-3 लाइंस के एमसीक्यूज़ हों, चाहे वो ऑब्जेक्टिव, कई बार व्हाट वाज द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे बोल देते हैं आपको आंसर्स में आ जाएगा ब्रिटिश पोजेशन, तो आपको ब्रिटिश पोजेशन करना है, ठीक है। सो दिस वाज वेरी इम्पॉर्टेंट एक्ट जो आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए उसके बाद हमारा ये आ जाता है एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। सो एक्ट ऑफ 1786 में वेरी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नया गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जा रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नया आता है, ठीक है। सो वो कौन होता है, लॉर्ड कॉर्नवेल्स, लॉर्ड कॉर्नवाल्स। अब ये क्या है, एक्सेप्ट दैट पोस्ट, ठीक है। उसने, अब उसको अपॉइंट किया जाता है एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बट वो 2 डिमांड्स रखता है यहाँ पे। एक तो ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवर राइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। तो कुछ केसेस में ही वांटेड हिज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज काउंसिल। सो यहाँ पे वो, एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डिमांड है। दूसरी डिमांड होती है कि उसको कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए।
सो मिलिट्री प्लस स्पेशल केसेस में इसके जो पावर्स हैं वो ओवरराइड करें, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर इसकी पावर होनी चाहिए कि ये खुद अपने डिसीजंस ले सकता है और कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस वाज हिज मेजर डिमांड्स, 2 डिमांड्स, ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है कि ये जो डिमांड है, कैसे कैसे डिमांड पूरी हुई ये देखिए आप। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है, ठीक है। इस डिमांड के बाद दिस चार्टर एक्ट जो चेंज हुआ, ठीक है, वो एक्ट में चेंज हुआ। सो दिस एक्ट मेनली ब्रॉट ओवरराइडिंग पावर्स, ठीक है, ऑफ लॉर्ड कॉर्नवेलिस, या फिर आप कह लें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये जो है इसके पावर्स दे दी गई, ठीक है। सो टू ऑल, और जितने भी आगे फ्यूचर गवर्नर जनरल उनको भी पावर्स दे दी, और गवर्नर्स प्रेसिडेंसीज को भी पावर ये मिल गई, ओवर राइडिंग पावर्स, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होता है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर मिल गई, कंट्रोल मिल गई ओवर गवर्नमेंट्स दोज हु आर सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंसीज बॉम्बे एंड मद्रास। अब देखिए सीधा सीधा ना, ये आपको मैं बता दूं कि पहले भी ऐसे ही था, ठीक है। पहले भी ऐसी था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ज़्यादा पावर्स थी एज़ कम्पेयर टू अदर सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी जैसे बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। बट अब क्या हो जाता है, मिलिट्री पावर्स भी इसके पास आ गई, फिर जो ट्रेडिंग पावर्स है वो भी इसके पास आ गई, जो दूसरी कौन सी पावर्स थी, और इसके पास कौन सी पावर्स, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं विद रिगार्ड टू देयर लॉज, तो वो भी उनके उसके पास आ गई। सो ओवरऑल जितनी भी पावर्स थी वो भी इसके कंट्रोल में, गवर्नर जनरल के कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। सो बॉम्बे एंड मद्रास अगर एनी हाउ कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो दे कुड नॉट डिसाइड बिकॉज डायरेक्ट कंट्रोल क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली। चलो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ट्रेड मोनोपोली है, ठीक है, ऑफ कंपनी, फट वो कौन से एक्ट में एक्सटेंड की गई है, ठीक है। सो वो कौन से एक्ट में एक्सटेंड की गई है, सो ये पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो आप ये भी कर लीजिए, ओके, कि सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंट्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। थर्ड पॉइंट ये है कि ट्रेड, जो इनकी ट्रेडिंग थी उसकी मोनोपोली हो जाती है इंडिया में फॉर अनदर 20 ईयर्स, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, कमांडर इन चीफ, जैसे आपको बताया था कि उसकी जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस है उसकी जो फर्स्ट डिमांड थी वो तो पूरी हो गई, जो उसकी सेकंड डिमांड थी वो था कमांडर इन चीफ की पावर्स भी उसको दी जाए, मींस कि मिलिट्री पावर की भी उसको दी जाए, ठीक है। सो मिलिट्री पावर जो वो था उसका क्या है कि provided that commander in chief was not be a member of governor general of council unless he was so appointed। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कमांडर इन चीफ बनेगा वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होएगा, ठीक है। सो ये भी एनी हाउ दिस वाज आल्सो उनके ऊपर ही था। ये जस्ट एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी इंटरप्शन होगी। यस, सो कमांडर इन चीफ जो था वो वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल, ठीक है। तो जब तक कोई भी अपॉइंट करने से पहले ही शुड नॉट बी अ गवर्नर जनरल, अगर वो जब तक अपॉइंट हो रहा है तब तक जनरल्स ऑफ काउंसिल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि
कमांडर इन चीफ, कोई भी कमांडर इन चीफ है वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक वो अपॉइंट नहीं किया जाता। बस सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद इट लेट द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है एंड देयर स्टाफ की बात हो रही है। सो दे वर टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, ठीक है। अब जो भी रेवेन्यू, अब बहुत इंपॉर्टेंट कि अभी सैलरीज वगैरह वर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैड टू वर्क अकॉर्डिंग टू देम बिकॉज देयर सैलरीज वर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। सो सैलरीज कहाँ से, जो सैलरीज आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, इंडियन रेवेन्यूज़। सो अब उनकी क्या है, अब आप इससे ध्यान से देखिए कि अब इनकी क्या मजबूरी हो गई कि इनको एनी हाउ इंडियन रेवेन्यू इकट्ठा करना था बिकॉज सैलरीज वहीं से आनी है। इफ़ दे वांट टू इंक्रीज देयर सैलरी व्हाट वुड दे डू, कुछ ना कुछ क्राइम होगा, कुछ इलीगल होगा, कुछ मोर रेवेन्यूज़ जनरेट करने पड़ेंगे एनी हाउ, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक। तो तभी जाके सैलरीज इनकी भी बढ़ेंगी बिकॉज दे हैड टू, दे वर पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। तो ये इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ पे इन्होंने, इसलिए आगे आप चल के पढ़ेंगे कि कैसे, इवन आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने फोर्सफुली रेवेन्यूज़ जनरेट करने शुरू किए, ठीक है। कैसे इंडियंस को जिम्मेदारी सिस्टम और वो अलग अलग परमानेंट सेटलमेंट और वो सब जो रिफॉर्म्स लेके आए रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, वो कैसे उन्होंने इनको इतना फोर्सफुली इंडियंस को परेशान किया, ठीक है, कमर्शलाइज किया लैंड्स को। सो वो हम बाद में पढ़ेंगे इस हिस्ट्री में, ठीक है। सो आपको यहाँ तक समझ आ गई कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप देखिए कैसे कैसे चार्टर्स एक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे एक्ट्स आ रहे हैं और कैसे कैसे इनकी स्ट्रैटेजीज़ जो टू कंट्रोल द कंप्लीट टेरिटरी ऑफ इंडिया कैसे चलती जा रही है, ठीक है। सो आप इस थ्रू ना थोड़ा अपना जो मेंस में भी आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके थ्रू कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में धीरे धीरे करना शुरू कर दिए, लूप होल्स, धीरे धीरे कैसे होल्स बनाने शुरू कर दिए अपने कंट्रोल पावर करने की, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो चार्टर एक्ट आता है 1883। सो चार्टर्स एक्ट ऑफ 1883 आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, अब वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने क्या किया, जो मोनोपोली थी ना कंपनी की वो क्या कर दी, अबॉलिश कर दी, ठीक है। दे अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ द कंपनी एंड द इंडियन ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल द ब्रिटिश मर्चेंट्स। अब क्या हो गया, जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं वो सब आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से ब्रिटिशर्स आ रहे हैं और यहाँ पे ओपनली अपने ट्रेड कर रहे हैं। सो दैट बिकेम कम्प्लीटली, मतलब मोनोपोली ख़त्म हो गई। तो अब क्या हो गया था, जब मोनोपोली ख़त्म हो गई ट्रेडिंग पावर्स बहुत वीक पड़ गए, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल पावर्स एंड मिलिट्री पावर्स वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। सो उससे क्या बन गया, पूरा फुली एडमिनिस्ट्रेटिव जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी दैट बिकेम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है ना, डेफिनेटली ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स बाहर से आके नॉर्मली अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, जस्ट लाइक एफडीआई सब आ रहे हैं अपना कर रहे हैं, ठीक है। बट जो पावर दूसरी पावर्स थी वो किसके हाथ में आ गई, वो ईस्ट इंडियन कंपनी एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी उसके पास आ गई, ठीक है। सो अब आप देखिए सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। सो यही जो मैंने आपको चीज़ बोली थी, इट असर्टेड, देखो इट असर्टेड द सॉवरेनिटी, ठीक है, पावर ऑफ इंडिया, ये। सो इट असर्टेड द सॉवरेनिटी, तो ब्रिटिश क्राउन, तो इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, ठीक है। सो इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम। अब देखो सबको अलाउंस है, मोनोपोली ख़त्म हो गई तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो भी इंडिया आने लग पड़े एंड दे स्टार्टेड एनलाइटनिंग द पीपल। अब ये रिलीजियस चेंजेस यहाँ से आने शुरू होने हो गए थे, ठीक है। वी कैन से कि इस चार्टर में से ये स्टार्ट होने शुरू हो गए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है।
तो ये है ना, आपको याद ऐसे रखने हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि पॉइंट्स कैसे याद रखने हैं कि हाउ द चार्टर एक्ट के मेजर फीचर्स क्या थे, हाउ द दीज एक्ट्स ब्रॉड चेंजेस इन इंडिया। ठीक है, चाहे पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, चाहे मिलिट्री है चेंजेस, या और कोई भी सिविलियन चेंजेस है, तो वो सब कहाँ कौन से एक्ट्स के थ्रू आए। ठीक है, बाय द ब्रिटिशर्स। सो हाउ इंडिया इवॉल्व ड्यूरिंग दिस एरा। ठीक है, तो ये आपको इस हिसाब से आपको रटना है। ठीक है, लर्न करना है कि ये सिग्निफिकेंस कैसे है, किस एक्ट में ब्रिटिशर्स ने कौन सी चेंजेस किए हैं कि हमारे इंडिया में ये चीज़ें हुई। ठीक है, और क्यों हुई, क्या रीज़न है, इसको आपको रिलेट करके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, सो दैट आपको जब भी MCQs आप पढ़ो ना, आपको बहुत ईजी लगे। ठीक है, अच्छा अब देखो, क्रिश्चियन मिशनरीज तो हो गए, रिलीजियसली हो गया। अब स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, अब ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं हमारे इंडियंस के लिए। ठीक है, कुछ ठीक है बुरी भी हैं, कुछ अच्छी भी करके गए हैं जो हमारे इंडियंस के लिए अच्छा था कि वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने हमें प्रमोट किया। ठीक है, सो वो आज हम पढ़ ही रहे हैं, आज सब हम वेस्टर्न एजुकेशन में ही कर रहे हैं। सो ये हो गया। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आज भी हमारा लोकल गवर्नमेंट है, जो पंचायत्स वगैरह, जो लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत्स, ठीक है, उन सबको बोला गया कि दे विल इम्पोज सम टैक्सेस ऑन द पर्सन। अब ये लोकल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया कि वो टैक्सेस वगैरह, ठीक है, दें, और उनको ये पावर दी गई कि वो किसी भी जो लोग जो नहीं पे कर रहे टैक्सेस, उनको पनिश करें। ठीक है, तो ये दिस वाज अ ड्रॉबैक ऑफ सम पीपल फॉर इंडियंस, कि जो लोकल गवर्नमेंट्स, अब वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स भी ब्रिटिशर्स के ही थे। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि जब धीरे धीरे उनके हाथ में जब रेवेन्यू सिस्टम आना शुरू हो गया, तो what would they do? They will increase the tax, they will impose tax. If they will not give, they will punish those people, harsh punishment देंगे। ठीक है, so this was a जहाँ पे resentment for the people। ठीक है, बहुत मुश्किल से लोग जो है यहाँ पे काफ़ी सफ़र करने लग पड़े, एंड दे कुड नॉट स्लोली मतलब दे हैड टू रेजिस्ट अगेंस्ट दीज, जो इनके जो तरीके थे उनसे उनको काफ़ी हार्श फील हुआ। ठीक है, सो ये दीज वर द थिंग्स जो ब्रिटिशर्स काफ़ी अगेंस्ट थे, और जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, आई थिंक दिस वॉज इट। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये टफ़ होता है, इसलिए हम धीरे धीरे स्लोली चलेंगे और थोड़ा थोड़ा चलेंगे, सो दैट आपको एक एक चीज़ अच्छे से रट जाए और इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब कल से वील स्टार्ट विद द दिस चार्टर्स एक्ट। ठीक है, फिर चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833, एंड देन वील मूव ऑन टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, उसके बाद विल बी हैविंग ये फिर क्राउन रूल शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये क्राउन रूल शुरू हो जाएगा। क्राउन रूल के बाद हमारे बहुत अच्छे दिन आए। ठीक है, अच्छी कैसे कैसे चेंजेस आए, और काफ़ी चीज़ें जो हमारे इंडियंस के हक़ को अच्छी होनी शुरू हो गई। ठीक है, उससे पहले था कि कैसे कंपनी का रूल हमारे ऊपर ओवर पावर करता गया और इंडियंस को सप्रेस करता गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस कंपनी रूल, जो अभी हम बस ये 2 एक्ट्स रह गए हैं, ये हम कल करेंगे, और उसके बाद क्राउन एक्ट भी साथ के साथ शुरू कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, बाय।